Hello everyone, welcome back our YouTube channel Bhuvaneshwar's Be With The Education. Today will be our fifth AEC Ability Enhancement course class in which we will study about BA, BSc and BCom honors EVS syllabus of all. Third unit is which our today's topic is natural resources, land resources part 1. So first all of you subscribe to our channel so that the list of upcoming courses will be provided to you. You will find the link of the given PDF in the description box and list of our latest B Honors Hindi course semester 2 of DSC 6 हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं lessons playlist videos link will found in the description box and our all EVS first, second and third unit all the videos playlist link will be found in the description box. So we will start our third unit in this subject, in which lesson we will study about land resources, land cover and land use changes, land degradation, soil erosion, desertification, deforestation, impact of mining and dam building, steps for sustainable management of land resources. So we will start our unit. Introduction. Land is one of the most valuable resources for mankind as well as one of the nature's most precious gifts. It is that part of the lithosphere. ठीक है, our first component of EVS environment is lithosphere. Litho means land. ओके जो कि हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था. द लैंड इज़ अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स. जो लैंड है हमारा वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक्स मटेरियल्स का मिक्सचर होता है जो कि वेरी स्टेबल रिसोर्सेज रहते हैं जैसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एंड मिनरल्स एंड मॉडरेटली स्टेबल रिसोर्सेज लाइक सॉइल एंड वाटर. वेरी अनस्टेबल रिसोर्सेज like vegetation and biodiversity. Okay, our first part of land resources, minerals. Mineral is a pure organic substance that occurs naturally in the earth crust, जो कि अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं. मिनरल्स में हमें अपने मेटलिक नॉन मेटलिक फ्यूल्स अपने फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं. मेटलिक में हमें जैसे जिस तरह से मेटलिक में हमें अपना गोल्ड सिल्वर आयरन जैसे मटेरियल्स मिल सकते हैं, नॉन मेटलिक में हमें ग्रेफाइट फ्लेस्फर एमस्टोस लाइमस्टोन इस तरह से मिल सकते हैं. और मिनरल फॉसिल फ्यूल्स में हमें कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस लाइक मिलते हैं. सॉइल. Our second land resources part is soil. Soil एक डिफाइंड आउटर मोस्ट थिन लेयर है हमारी अर्थ की क्रस्ट की. ठीक है, नेचुरल मीडियम ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसका नेचुरल मीडियम रहता है सॉइल में. सॉइल एक रीन्यूएबल रिसोर्स है. रीन्यूएबल रिसोर्स मीन्स जो रिसोर्सेज बार बार काम में आ सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं अगेन एंड अगेन प्रोसेसेस. ठीक है, प्रोडक्टिविटी इसकी हाईली रहती है. सॉइल भी बहुत टाइप्स के होते हैं जो कि हमने कल की वीडियो में पढ़े थे. द मेजर सॉइल ग्रुप्स फाउंड इन द इंडिया आर एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, एसिड सॉइल, सॉल्टी सॉइल एक्सेट्रा. Our next part of land resources is agriculture. The most dominant use of land resources by humans has been in the form of the agriculture. In order to meet the food demand of the growing world population, agriculture ecosystems cover nearly 40% of the land surface. The total world land area suitable for cropping is 4.4 billion hectares, out of which 1.6 billion hectares are currently under cultivation. ओके, एग्रीकल्चर जो सबसे ज़्यादा ब्रॉडली प्रोसेस है हमारे इंडिया में, ड्राइविंग फोर्स फॉर द इकनॉमी ऑफ अ नंबर ऑफ द वर्ल्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, अलग अलग टाइप्स में
जो एग्रीकल्चर है हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर फैला हुआ है। जैसे नॉर्थ पार्ट में सबसे ज़्यादा राइस राइस वीट की खेती होती है। हमारे साउथ पार्ट में सबसे ज़्यादा राइस की खेती होती है। डी पार्ट आता है हमारा नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, उनमें से नेचुरल प्रोडक्ट्स को बनाना जिस तरह से कंजप्शन प्रॉफिटेबल यूज़ हो, ठीक है, जिसमें टिम्बर, फायरवुड, वुड पल्प, पेपर, फॉरेज, लाइव स्टॉक, इस तरह के कामों में इन्हें लिया जाता है। इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा ये हमारी मदद करते हैं इनकम जनरेट करने में, ठीक है। कल्चर ट्रेडिशन में भी इसको यूज़ किया जाता है, ये रिवेन्यू जनरेट करवाते हैं। मेडिसिनियल प्लांट्स जैसे हमारे नीम, तुलसी, अश्वगंधा, ठीक है, ये सभी जो ट्रीज़ हैं ये भी हमारे नेचुरल सोर्सेज से ही आए हैं, तो ये मेडिसिन्स जनरेट करती हैं। Moreover, the demand for the medicinal plants is continuously on the rise as more people and understanding the importance of compared to the allopathic medicines, ठीक है। एफ पार्ट आता है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड लाइवलीहुड। जो फॉरेस्ट के बेस्ड है, जैसे चंदन वुड के फॉरेस्ट में ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं। लाइवलीहुड वहाँ पे है इतना ज़्यादा, तो वहाँ पे इनकम सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट की जाती है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स यूज़ किए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जिसमें क्योंकि ज़्यादा हो और अर्निंग ज़्यादा आए। जैसे कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, सभी इन्हीं में लगी हुई हैं। ग्लोबली अगर एस्टिमेट बात करें तो 1.5 से 2 बिलियन पीपल डिपेंड है फॉरेस्ट के ऊपर ही आज के समय में भी अपने लाइवलीहुड के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर लैंड कवर एंड लैंड यूज़ चेंजेस। लैंड को किस तरह से यूज़ किया जाए, लैंड को किस तरह से कवर किया जाए। जैसे कि हमारा प्रोग्राम है एक IGBP, मतलब इंटरनेशनल बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। इसमें जोग्राफिकली लैंड को कवर किया जाता है 17 क्लासेस में इंक्लूड करके डिफरेंट टाइप्स में। फॉरेस्ट, वुडलैंड्स, श्रबलैंड्स, ग्रासलैंड, वेटलैंड्स, डेजर्ट्स, ये सभी ग्लोबल लैंड एरिया 13.2 बिलियन हेक्टेयर्स हैं, जिसमें से 12% मतलब कि 1.6 बिलियन हेक्टेयर्स अंडर कल्टीवेशन है। 28% 3.7 बिलियन हेक्टेयर्स फॉरेस्ट में और 35% मीन्स 4.6 बिलियन हमारा ग्रासलैंड और वुडलैंड इकोसिस्टम, जो बाकी का बच गया अदर, वो वुडलैंड इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। लैंड यूजेस चेंजेस में हम टेरेस्ट्रियल यूजेस भी लाते हैं, जिसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन 3500 BC के ऑनवर्ड्स चलती आई, जिसमें कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था ओवर ग्रेजिंग ना करना, ठीक है। सेटलमेंट्स रखना, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्रास्टिकली, ये सभी एक दूसरे से इंटर इंटरकॉज्ड हैं। इसको बचाने में हमें सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स पर, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग चेंज ना हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो, पॉल्यूशन कंट्रोल रहे, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन कम हो, लैंड डिग्रेडेशन कम हो, ठीक है, डेस्ट्रिफिकेशन, वेस्ट एग्रीगेशन एक्सेट्रा। लैंड डिग्रेडेशन क्या है? लैंड डिग्रेडेशन क्या है? इसको डिफाइन किया जाता है डिट्रॉयशन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बाय ह्यूमंस। इंसानों के ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इंसानों के द्वारा ज़्यादा यूज़ हो रहा है इकोसिस्टम का, तो वो लैंड डिग्रेडेशन का कारण बन सकता है, ठीक है। जिसमें जल्द ही हमें सर्विसेज डिक्रीजिंग नेचर में मिल सकती हैं, जैसे फूड, टिम्बर, फाइबर, फ्यूल एक्सेट्रा, ठीक है। जो मेजर कॉजेज़ है लैंड डिग्रेडेशन के, वो है डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न, जो कि आज कल 2023 में
अप्रैल के महीने सबसे ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से अनवांटेड रेन हुई है। एंड प्लस जो साउथ एंड नॉर्थ की तरफ अप्रैल में हुई खरीफ क्रॉप की खेती थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई। ड्राफ्ट्स एंड फ्लड्स, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सॉइल पोल्यूशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, ये सभी लैंड डिग्रेडेशन के सबसे ज़्यादा कॉजेज, सबसे ज़्यादा कारण रहे। सॉइल एरोजन में अगर हम बात करें तो ये हमारा सरफेस रहता है सॉइल एरोजन का। कॉमन हिल स्लॉप्स होते हैं इसमें, ठीक है। सॉइल कंटेंट इसमें कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस इसमें रहती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन में आता है हमारा जो ट्री रूट्स हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाना, ठीक है, जिससे कि ज़मीन की उर्वरता भी नहीं रहती और डिफॉरेस्टेशन में सबसे ज़्यादा हमारी जो ट्री रूट्स है, जड़ों से ही जो पेड़ हैं को काट दिया जाता है, जिससे कि जो जगह है वो भी बंजर हो जाती है, उर्वरता नहीं रहती। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन, पेड़ की कटाई ज़्यादा होने के कारण जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, उसमें उर्वरता नहीं रहती। इसे सॉइल इरोजन के प्रोसेस में रखा जाता है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों द्वारा ओवर ग्रेजिंग करवाना, ठीक। डेजर्टिफिकेशन में एक एक्सट्रीम केस रहता है लैंड डिग्रेडेशन का, जिसमें सेमी ड्राई रीजन्स बिकम इंक्रीजिंगली रिजल्टिंग रहते हैं। जो वाटर बॉडीज़ हैं, पानी सबसे ज़्यादा इसमें लॉस होता है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, ठीक है, ये थर्ड अर्थ लैंड सरफेस है, जो मतलब पूरा अर्थ है उसमें से 1/3 जो हिस्सा है वो लैंड का ही है, और 1 जो पार्ट है वो हमारे वाटर बॉडीज़ का है। तो इसकी वजह से अगर लैंड ख़राब होंगे तो वाटर बॉडीज़ भी ख़राब होंगी। Desertifications begin with the land slowly getting degraded due to deforestation, overgrazing, modern agriculture practices, increasing urbanization, mismanagement of water resources, exploitation of groundwater, destruction of wetland regions, etc. ये सभी कारण हैं हमारे डेजर्टिफिकेशन के। डिफॉरेस्टेशन के बारे में हमने पढ़ लिया कि पेड़ों की कटाई कम से कम करें, जिससे कि 1.3 जो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है उतने में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ तो रहने ही चाहिए। इसमें एग्रीकल्चर प्लांटेशंस आती हैं। अर्बनाइजेशन की दूसरी जगह से दूसरी जगह पे निवास बनाना, ये भी गलत है। हार्वेस्ट ज़्यादा, जबकि खेती कम हो रही है, हार्वेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसमें हार्वेस्टिंग वुड को यूज़ करते हैं कई लोग फायरवुड के लिए, टिम्बर के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इलीगल लॉगिंग में हमारे अलग अलग पर्पसेस आते हैं, स्पेशली डेकोरेटिव, मेडिसिनल, ठीक है। फॉरेस्ट फायर्स को कम कर देना। माइनिंग खोदाई को करते हैं, जिसमें हम मेटलिक रिसोर्सेज को निकालते हैं, आयरन, कॉपर, ठीक है। तो इन चीज़ों से जो लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन होता है उसको हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये हमें कम से कम करना है। इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग्स, क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं माइनिंग के? डिफॉरेस्टेशन और लॉस ऑफ वेजिटेशन होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, लैंड डिग्रेडेशन होगी, वाटर लॉस होगा, और सिलिट्रेशन इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इकोसिस्टम पर, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, जो हमारी इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ से कहीं भी जाना है तो हम वो नहीं कर पाएंगे। हेल्थ प्रॉब्लम्स, सोशल इश्यूज़, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, लैंड ही नहीं रहेगी, तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा, और ऑक्सीजन कम होगा तो हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे, ठीक है।
जैसे अगर पोल्यूशन कॉजेज़ होंगे तो उसमें भी हमारी जो बीमारियाँ वो बढ़ेंगी, है ना। तो डैम्स एंड माइंस को ओपन करके रखना, रोड बिल्डर्स, लॉगर्स, फार्मर्स एसोसिएशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सभी चीज़ें करके रखना ज़रूरी है। स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए जो हमने अपने 17 गोल्स अचीव करने के लिए कहा था हमें सरकार द्वारा 2025 तक। तो उसमें से हमें क्या क्या करना चाहिए अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ चीज़ों को बचाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा है एफोरेस्टेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं। अगर हम रोज़ पेड़ नहीं लगा सकते तो हम कम से कम अपने जन्मदिवस वाले दिन एक पेड़ तो अवश्य ही अपने बगीचे में या कहीं भी किसी और बगीचे में लगा सकते हैं। ऐसा हम करेंगे तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, हमारे साथ जो ऑक्सीजन है पेड़ पौधे की वो भी बढ़ती जाएगी, और जिससे कि डिफॉरेस्टेशन कम होता जाएगा और एफोरेस्टेशन भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट करके रखना, जो कि आज के समय में तो हमारे दिल्ली में बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। कुछ रिजर्वेशंस भी मिली हैं, ठीक है। फार्मिंग मेथड्स पे ज़्यादा ध्यान रखना, फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सबको डेवलप करके रखना, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट का यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम तो नॉर्मल यूज़ करना वाटर मैनेजमेंट का। वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे डेवलपिंग इफ़ेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज प्रैक्टिसेस, ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल के साथ साथ हमें अपने वेस्ट को अलग करना, ठीक है। हमारा आज का जो पार्ट फर्स्ट था यूनिट थर्ड नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें हमारा जो लैंड रिसोर्सेज पार्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप इसकी बुक की PDF से इसकी समरी एंड अदर असाइनमेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपकी कक्षा में और भी छात्र हैं जो अलग अलग DU कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आप उन्हें भी यह वीडियो सेंड कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैप्टर से पहले हमारी कोई वीडियो नहीं देखी है EVS से रिलेटेड, आप पहले उन्हें देख लें, ताकि क्योंकि उनको देखने से पहले आपको यह वीडियो समझ नहीं आएगी। थैंक यू।